हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 1 क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी के बच्चों का। आज मैं गद्य खंड में आपको पाठ 5 यानी लेसन 5 बताने जा रही हूँ। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर सिलेबस की दृष्टि से देखें, यह एक रिपोर्ट के रूप में ये आपकी पाठ आई है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से आपको कुछ बहुत सारी सूक्ष्म बातें पता चलेंगी। ठीक है, कि जब गद्य का युग हमारा शुरू हुआ 1857 में, यानी आधुनिक काल के बाद जो गद्य साहित्य हमारे हिंदी साहित्य में आया, तो उसका शुरुआती रूप कैसा था, नहीं उसको किस रूप में लिखा जाता था, उसके जो क्रम थे या जो वर्तनी थी उसे कैसे सजाया जाता था, इसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इनकी जो लेखिका हैं चपला देवी, वह हमारे द्वितीय युगीन कालीन लेखिका हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखिका परिचय, पाठ परिचय और उसके बाद उसका प्रश्न अभ्यास। तो यह जो पाठ आया है हमारा चपला देवी जी का, वह हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। यह एक ग्रंथ है हिंदू पंच। यह हिंदू पंच ग्रंथ क्या है? हमारे हिंदू साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हुए, नहीं अलग अलग पौराणिक ग्रंथ हुए, धर्म ग्रंथ हुए, वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, आरण्यक के रूप में, बहुत सारे ब्रह्मोद्यक के रूप में, स्मृति के रूप में, नहीं श्रुति के रूप में, आदि आदि। तो उसी में से हिंदू पंच एक ग्रुप जो रचनाकारों का है, लेखिकाओं का है, उसका एक संकलन है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अंक हैं। तो बलिदान अंक यानी हिंदू साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन में या फिर किसी विशेष रूप में जो बलिदान हुए, जो लोग बलिदान हुए, उसमें उसका संग्रह किया गया है। तो यह जो कहानी है, एक जो हमारे नाना साहब थे, तुंदुपंद नाना साहब की, जो बहुत बड़े मराठा सम्राट के राजा हुआ करते थे, तो अंग्रेज़ों ने जो उसके साथ व्यवहार किया, क्योंकि वो एक विद्रोही नेता थे, अंग्रेज़ों के विद्रोही नेता, तो उस प्रसंग में, उन्हीं के प्रसंग में ये कहानी आती है कि उनकी पुत्री जो मैना थी, उसको कैसे जिंदा जला के भस्म कर दिया गया था अंग्रेज़ों के माध्यम से। इसी प्रसंग को हमारी चपला देवी जी लेके आई हैं। तो चलिए, चपला देवी जिनका बहुत विशेष प्रमाण हमारे साहित्य में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लेखक और रचनाकार हैं जिसे साहित्यिक इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुछ रचनाएं या एकाध रचनाएं प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए उन्हें मतलब कि बहुत तरह से प्रामाणिक रूप में विशेष जानकारी उनकी प्राप्त नहीं है। तो उसी में से चपला देवी भी एक हैं। तो उनकी जो जानकारियां हैं वो द्वितीय युगीन लेखिका थी। द्वितीय युगीन क्या है? यह आधुनिक काल का एक धारा है। नहीं, 1857 में जो हमारा आधुनिक काल आया, नवजागरण काल के रूप में, जिसके जनक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद उसमें नए नए मतलब रूप उसके प्रयोग किए गए, उसमें कुछ सुधार किया गया, और उसके बाद हमारा जागरण सुधार काल आया। नहीं, आधुनिक युग की एक प्रमुख धारा जागरण सुधार काल, जो कमियां थी हमारे नवजागरण काल की, उसको सुधारा गया, तो नवजागरण सुधार काल आया, या जागरण सुधार काल भी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम हमारा द्वितीय युगीन काल है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे हमारे साहित्य में उसका स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो उसी युग की ये चपला देवी लेखिका थी। इनका जन्म सन 1914 बिहार में हुआ था और निधन 27 अप्रैल 2001 को हुआ था। और विशेष जानकारी इनकी अप्राप्त है कि इनकी माता पिता कौन थे, और इनकी रचनाओं में इन्हीं का एक जिक्र आता है। ये जो एक सोचिए तो एक रिपोर्ट के रूप में जो गद्य साहित्य हमारा शुरू हुआ, तो उस समय जो रिपोर्ट आते थे उसके रूप में यह प्रस्तुति थी। उनकी यही रचना एक हमारे सामने प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए, अब
उनका जो पाठ है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसे हम संक्षेप में जाने और फिर उसके प्रश्न उत्तर को जाने। तो इसमें जो बात है, यह जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये हिंदू पंच के बलिदान अंग से संकलित है। इसमें जो हमारे राजा हुए, क्या कहते हैं, 1857 में जो क्रांति हुई, जो आंदोलन हुए, नहीं तो उसमें यह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका संक्षेप में वर्णन है कि सन 1857 ईस्वी के जो विद्रोही नेता थे धुंधु पंथ, नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो अपनी पुत्री मैना को ले जाना भूल गए। और देवी मैना कहाँ रहती थी? बिठूर में पिता के महल में रहती थी। यानी कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा उनको बहुत, क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत मारपीट हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें उनकी हार हुई, तो अपनी, मतलब कि अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया जाता था, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती थी। ऐसे कृत्य किए जाते थे जो एक हिंदू के लिए बहुत असहनीय हुआ करता था। तो उस अपमान से बचने के लिए वे अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं आए और गुप्त रूप से कहीं चले गए। तो उसी क्रम में अपनी बेटी को ले जाना भूल गए, क्योंकि वह अगर चंगुल में आ जाते तो फिर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। तो यह भी एक देशभक्त का एक पहचान है, नहीं कि उन्होंने, मतलब जानबूझकर नहीं, लेकिन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर वह कोई भी कृति लिखना नहीं चाहते थे। तो एक तरह से सोचिए तो उन्होंने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया अब देश के प्रति, और अपने गर्व को भी, अपने आत्मसम्मान को भी ठोकर नहीं पहुंचाने दी। तो यह बालिका बिठूर के महल में रह जाती है और अंग्रेज़ों को पता चलता है। तो अंग्रेज़ों के जो राजा थे, या कहिए कि जो मेन राजा थे, उनका ये ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ कि उनका जितना भी चीज़ है, क्या कहते हैं, जितना भी है हो नाना साहेब का, सारे को ख़त्म कर दिया जाए। उनका एक छवि भी मतलब भारत देश में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने ऐसा आदेश दिया। तो उसके आदेश को पालन के लिए जो कर्नल, जो कनिंग थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया कि ऐसा ही करना है, नहीं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो उनके जितने भी सेनापति थे या सिपाही थे, उसका आदेश का पालन करना तो करना ही था। तो इसी क्रम में एक, क्या कहते हैं, जो सेनापति था जिनका नाम हे था, नहीं, तो इसी क्रम में घटनाक्रम आगे बढ़ती है। हे जो सेनापति था, जो उनकी नाना साहेब की जो बेटी थी, क्या कहते हैं, मैना, उसकी मतलब कि परिचित था, वो परिचित थे। बचपन में उनकी बेटी और मैना एक साथ खेलती थी और वह भी बेटी की तरह मैना को प्यार करते थे। तो उनका परिचय होता है। तो वो मतलब कि इस परिचय से उनको पिछली घटनाएं याद आती है और उस पर स्नेह का, मतलब उसके लिए स्नेह उमड़ पड़ता है और वो चाहते हैं कि उसका महल ध्वस्त ना हो और मैना को भी बचा लिया जाए। लेकिन वो एक, क्या कहते हैं, वर्कर के रूप में थे, सेनापति के रूप में थे, वह चाह कर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो हट जाते हैं। एक दूसरा सेनापति जो आउटरम है, जो कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत ही हिंसात्मक है, उसके अंदर दया बिल्कुल नहीं रहती है और अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए, कर्तव्य को नाम देते हुए वह क्या करते हैं कि महल समेत, मैना समेत उस महल को, जो उनका महल था नाना साहेब जी का, उसे तोप से उड़ा देते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जिस समय तोप से उस महल को उड़ाया जा रहा था, तो वो जो मैना थी एकदम प्रतिमूर्ति, शांत प्रतिमूर्ति के रूप में सारे लोगों को दिखाई देती है, एक देवी के रूप में। इसीलिए उसे देवी का स्थान दिया गया कि यह हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गई, उसने अपना बलिदान दे दिया।
नहीं, वह जब क्या कहते हैं ये घोषणा हुई थी कि उस महल को उड़ा दिया जाए, तो वह भी अपने पिता के साथ कहीं गुप्त रूप से भाग सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपने गौरव को बचाते हुए पहले सोचा कि ये जो महल है उसके पिता की जो निशानी है उसे खत्म नहीं होने दूंगी। इस रूप में उन्होंने एक बेटी का फर्ज निभाया और हंसते हंसते वह उस महल के साथ जल गए। यानी उसने देश का जो गौरव है, भारत का जो आत्म गौरव है, हंसते हंसते देश के लिए बलिदान होने जाना, उसने इसको भी बनाए रखा, इसकी भी लाज बचाए रखी। नहीं तो अंततः यह जो दुर्दांत रूप था हमारे अंग्रेज़ों का वह सामने आता है, और जो हमारे देश की जो गौरवमयी परंपरा है इससे परिचित कराने के लिए ही यह पाठ आपके पाठ में संकलित हुआ कि मतलब कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए जो बिना किसी तर्क के, नहीं बिना किसी क्या कहते हैं पाने की इच्छा से वह देश पर खुशी खुशी कुर्बान हुए हैं। तो यह जो रिपोर्ट आपके सामने आया, इससे भी आपको संदेश प्राप्त हुआ, और आपको जो आधुनिक युग का जो स्टार्टिंग हुआ गद्य साहित्य का, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली, क्योंकि यह जो पाठ संकलित है हूबहू वैसे ही संकलित है, यानी कि इसका जो मुद्रण है, वर्तनी है, बिना किसी परिवर्तन के इस रूप में प्रस्तुत हुई है आपके पाठ में, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया। तो आपको दो जानकारी इससे प्राप्त हुई। तो अब चलिए इसके प्रश्न अभ्यास को हम देखें, जो कि एक छोटा सा प्रश्न अभ्यास है। तो मैं उसके तरफ भी आपको इशारा कर दूं। आप सर्वप्रथम इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं और इसके रूप बारे में और भी अगर जो जानकारी हो आप ज़रूर एकत्र करिएगा। इसमें कुछ पाठ्येतर सक्रियताएं हैं जिसके माध्यम से आपको जो अपने जितने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने भाग लिया उस समय भी बताइए महिलाओं की भूमिकाएं बहुत अहम थी। तो उसके माध्यम से कुछ किताबों का नाम आपको वर्णित है, उसको संकलन करके आपको पढ़ने की सलाह दी गई है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। पहला, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, जब उसके महल को मतलब तोप से उड़ाने की बात कही गई, तो जो सेनापति के रूप में उसके महल में पहुंचा, तो कौन पहुंचा था? हे, नहीं तो उसे क्या कहते हैं मैना ने क्या कहकर अनुरोध किया, प्रेरित किया महल की रक्षा के लिए कि मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। यानी थी के अर्थ में ये प्रसंग आया है, यानी मेरी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, इस प्रसंग को कहकर उसके हृदय को छूती है। मैना जो वो सेनापति हे हैं उनके हृदय को छूती है और उसकी बेटी की याद ताज़ा हो जाती है, और उसमें वह अपनी बेटी की छवि को पाते हैं। नहीं, उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब कुछ बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। इन प्रसंगों से वह महल की रक्षा करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, और आगे यह भी कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, और जब हे के पूछने पर कि तुम इस महल को क्यों बचाना चाहती हो, तो एक क्या कहते हैं कुशल बेटी के रूप में वह कहती है ये मेरे पिता की निशानी है। नहीं, वह बार बार आग्रह करती है कि ठीक है मैं रहूं ना रहूं, क्या किसी तरह इस महल को बचाया जा सकता है, किसी भी तरह आप क्या कहते हैं इसे कोशिश करिए। अगर गवर्नर जनरल से बात करनी हो तो उससे भी बात करिए और किसी तरह इस महल को बचा लीजिए, ये मेरे पिता की निशानी है। नहीं, इस तरह से वह महल की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करती, अपने बातों से मतलब स्नेह उपजाकर और अपने पिता का महल की निशानी का रूप देते हुए वह उसे बचाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा,
मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? नहीं, मैना जड़ पदार्थ यानी मकान को यहाँ जड़ पदार्थ के रूप में इंगित किया गया है। वह जड़ पदार्थ जो महल के रूप में था, मैना के वह पिता की निशानी थी और वह अपने पिता की निशानी को खत्म नहीं करने देना चाहती थी, मिटाने देना नहीं चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी यह जो जड़ पदार्थ मकान है उसे बचा लिया जाए। और अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में वह उसके विरोधी नेता थे। उसके जो पिता थे विरोधी नेता थे और उन्होंने उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एकदम पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। नहीं तो यह अंग्रेजों के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। वह चाहते थे कि उनकी सारी निशानियों को मिटा दिया जाए। वो उनसे क्रोधित थे और इस रूप में वह उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। ठीक है। तीसरा, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो हमने इस रिपोर्ट के परिचय में हमने देखा था, जब आप पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैना पे दया भाव का कारण यह था कि जब मैना द्वारा एक प्रसंग बताया गया कि मैं आपको जानती हूँ और उनकी बेटी का जिक्र किया गया इसी क्रम में कि आपकी बेटी मेरी सखी हुआ करती थी, हम लोग एक साथ ही खेला करते थे। तो उनको पुरानी बातें याद आ जाती है, उनको अपनी बेटी याद आ जाती है और मैना के प्रति उसके अंदर एक स्नेह आ जाता है। नहीं, जो एक प्राकृतिक गुण है मानव का, उनके प्रति एक प्रेम की भावना उमड़ जाती है और वह चाहते हैं कि महल और मैना दोनों को नुकसान नहीं हो। ठीक है। चौथा, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो इस प्रसंग में आप देखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो दिखाया जाता है जब उसके महलों को ढेर कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो नष्ट किए हुए अंबार के बीच वह बैठकर बुझे हुए, जले हुए, जो बचे हुए उसके सबूत हैं उसके महल के राख बनकर, उस पर वह जी भर कर रोना चाहती है। लेकिन जो क्या कहते हैं, उसके जो सेनापति हैं, जनरल जो हैं, वह उसे ऐसा नहीं करने देते क्योंकि ये जो पाषाण, उसे पाषाण हृदय कहा गया है, पत्थर हृदय वाला कहा दिया गया है कि सब कुछ महल को तो उसने उड़ा ही दिया, नहीं, अगर वह उस रूप में रोना चाहती है तो रोने भी नहीं दिया जाता है, इसीलिए उन्हें पत्थर हृदय कहा गया है। किस उसको भय था कि अगर हम ये बात नहीं मानेंगे और क्या कहते हैं, फिर से हमारे जो सरकार हैं, उच्च अधिकारी जो हैं, वह हमें हमारी नौकरी से निकाल ना दे या फिर मेरे प्रति भी कोई कड़ा आदेश ना निकाल दे, इसीलिए वह इस भय से उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने देता है। पांचवा, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो आप इस प्रसंग में, रिपोर्ट के प्रसंग में देखेंगे कि मैना जो थी, एक उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी। वह एक अच्छी बेटी के रूप में परिचय देती है। दूसरा, उसके अंदर बहुत धैर्य है, उसे पता है कि पिता के नाम पर आदेश हो गया है कि उसकी हर एक निशानी को ख़त्म कर दिया जाए। तो निशानी में वह खुद भी आती थी, लेकिन उसे अपने प्राण त्यागने का भी भय नहीं है, नहीं, और वह शिष्ट भी है। उसमें क्या कहते हैं, अनुशासन का भी गुण हमारे सामने साफ दिखाई पड़ता है। वह एकदम अनुशासित होकर जनरल हे से क्या कहते प्रार्थना करती है कि क्या इस महल को किसी रूप में बचाया जा सकता है। उसकी जितने भी विशेषताएं हैं वो सब अपनाने योग्य है और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए उसमें जो गुण थे वह अपनाकर हम भी अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है। छठा, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दान नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, अंतिम की पंक्तियों में देखेंगे कि अंतिम से शुरुआत की पंक्तियों में ये प्रसंग आया है कि टाइम्स पत्रिका जो बहुत बड़ी पत्रिका थी लंदन की, उसमें यह स्पष्ट ये लिखा गया। तो यहाँ पर उसे डर का संकेत दिया गया। उसके इस लेख से पता चलता है कि वह डरा हुआ है
कि कहीं क्या कहते हैं फिर से नाना साहब आकर उसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का आंदोलन ना कर दे। नहीं, इस डर से वह दबाव में भारत सरकार का नाम लेते हुए यह पत्र निकालती है कि यह भारत सरकार का दुर्दांत है, मतलब बुरा अंत है कि वह आज भी नाना साहब को नहीं पकड़ सके। यह उसका बुरा अंत है, दुर्दांत है, यानी बहुत ही खराब अंत है, उसको नहीं पकड़ सकी है। यानी यहाँ पर इस प्रकाशन के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से यह पता चलता है कि अंग्रेज आज भी डरे हुए हैं और भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप उसे अगर नहीं पकड़ेंगे तो आपका जो अंत होगा वह बहुत ही खराब होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न अभ्यास थे 6 तक। उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति, आप देखिएगा रचना और अभिव्यक्ति आई है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए हैं और विशेष रूप से इसमें और कुछ नहीं है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके एक एक जो पार्ट्स हैं उसको ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, देखिएगा। फिर आपको इससे संदर्भित जितनी बातें हैं, चाहे वह स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई हो, उसमें महिलाओं के योगदान से जुड़ी हुई हो, या और भी जो रूप था उस समय का, जो तत्कालीन रूप था, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। तो हमने पाठ की व्याख्या भी आपसे की इन शॉर्ट में, और हमने आपको अभ्यास की तरफ भी इशारा किया। और यह जो आपका इसमें रूप है, जो एक्टिविटीज़ करने को कहे गए हैं, उसकी तरफ भी मैंने आपको इशारा किया। जो भी बातें कही गई है आप उसको ईमानदारी से पूरा करिएगा, तो आपको साहित्य के बारे में बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारे विषय वस्तु की आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आशा करती हूँ मैं आपके लिए सहायक हुई होंगी इस पाठ के माध्यम से। तो आज तक के लिए इतना ही, बाय।